हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दिव्या क्लासेस में। आज हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का फोर्थ चैप्टर की आय व रोजगार का निर्धारण। इससे पहले हमने मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आय व रोजगार का निर्धारण। आज हम सिर्फ इसमें मूल संकल्पनाएं यानी कंसेप्ट पढ़ेंगे छोटे छोटे से, उसके बारे में। ये कंसेप्ट क्या है, कई बार बोर्ड एग्जाम में एक एक या दो दो नंबर के पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जो चैप्टर का नाम है आय और रोजगार का निर्धारण। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आय क्या होती है, रोजगार क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आय, रोजगार, समस्पूर्ति, प्रत्याशित उपभोग, प्रत्याशित निवेश, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, प्रभावी मांग का सिद्धांत, मितव्ययता का विरोधाभास, पैरामेट्रिक शिफ्ट और स्वयं व्यय गुणक। इनकी अवधारणाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि कई बार क्वेश्चनों में एक एक नंबर में या दो दो नंबर में पूछी जा सकती है। इस चैप्टर की जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो ये हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आय अर्थशास्त्र में आय से अभिप्राय है कि आय वह धन या समान मूल्य की वस्तु है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय को सेवा या उत्पाद या निवेश करने से प्राप्त होता है, आय कहलाती है। सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें, हम कुछ भी काम करें उसके बदले में हमें मिलने वाला प्रतिफल क्या कहलाता है, आय कहलाता है, इनकम कहलाती है। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि हम कोई भी व्यवसाय करते हैं या कोई भी सेवा प्रदान करते हैं, हमारे द्वारा की गई कोई सेवा, प्रदान की गई सेवा, या हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें उत्पादन या निवेश करने से जो भी हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाता है, आय कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, माना मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं मरीजों को सेवा प्रदान कर रही हूँ, तो मेरे को क्या मिल रही है, मुझे उनसे क्या मिलेगा, फीस मिलेगी। तो वो उनके लिए फीस है, मेरे लिए क्या हो गई, आय हो गई। ठीक है, आया समझ में। तो अब बात करते हैं रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। सामान्य शब्दों में रोजगार से अभिप्राय मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो धन अर्जित करता है या अर्जित करने के लिए नियमित रूप से कार्य करता है वो क्या कहलाता है, रोजगार कहलाता है। अर्थात मतलब इसको समझते हैं, सामान्य शब्दों में रोजगार से अभिप्राय मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती है, एक मनुष्य की, रोटी, कपड़ा, मकान। तो अगर वो इन तीनों चीज़ों की पूर्ति के लिए क्या करेगा, रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति के लिए जो भी काम करेगा वो क्या कहलाता है, रोजगार कहलाता है। अब आती है समस्त पूर्ति इसे सामूहिक पूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध देश के उत्पादकों द्वारा की जाने वाली वस्तु व सेवाओं की कुल पूर्ति से है। इसका अर्थ है सामूहिक पूर्ति में उत्पादकों के उत्पादन पर निर्भर करती है। मतलब समस्त पूर्ति मतलब क्या है, सामूहिक पूर्ति। जो देश के उत्पादकों द्वारा की जाने वाली पूर्ति, वस्तु व सेवाओं की पूर्ति क्या कहलाती है, समस्त पूर्ति कहलाती है। इसे सामूहिक पूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। हम समझ सकते हैं इसका निष्कर्ष निकल रहा है वही निकल रहा है कि जो सामूहिक पूर्ति होती है वो उत्पादकों के उत्पादन पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं प्रत्याशित उपभोग की। प्रत्याशित उपभोग दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रत्याशित प्लस उपभोग। जो प्रत्याशित का मतलब होता है इच्छित, और उपभोग का मतलब क्या होता है, वस्तु है सेवा, जिससे मनुष्य को क्या मिलती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। तो एक इच्छा मतलब एक ऐसी इच्छा अपने अंदर पैदा करना जिससे हमें क्या मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए, वो क्या कहलाती है, प्रत्याशित उपभोग कहलाते हैं। एक आता है यथार्थ का मतलब होता है वास्तव में, अर्थात यथार्थ जो वास्तव में हुआ हो। प्रत्याशित और यथार्थ दोनों अलग अलग है। प्रत्याशित का मतलब होता है इच्छा, और यथार्थ का मतलब है जो वास्तव में हुआ हो। सपोज करो मेरी इच्छा है, मेरी प्रत्याशित है कि मेरे को एक आईफोन चाहिए, तो ये तो मेरी एक इच्छा है, लेकिन मुझे एक एंड्रॉयड फ़ोन मिला, ये यथार्थ है, ये वास्तव में जो हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्याशित निवेश। वही है प्रत्याशित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रत्याशित और निवेश। निवेश वह होता है जो कर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय व रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। प्रत्याशित तो पता चल गया इच्छा से, निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना जहाँ से उसे क्या मिले, लाभों की प्राप्ति हो। अब आता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक या दो नंबर में जरूर आ जाता है। आय में थोड़ी सी वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। मतलब अगर मेरी इनकम में मैं पहले मोटा अनाज, ये चीज़ें निम्न स्तर की वस्तु यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरी इनकम में वृद्धि हो गई तो मेरे क्या होंगे, उसमें उपभोग में भी वृद्धि हो जाएगी। कैसे होगी, मैं पहले करती थी मोटा अनाज, इनको करती थी, अब मेरी इनकम
में वृद्धि हो गई। सपोज करो पहले मेरी इनकम थी 2,000 रुपये, अब मेरी इनकम 2,000 से बढ़ के 4,000 रुपये हो गई, तो मैं उन वस्तुओं को छोड़ के अच्छी बढ़िया वस्तु पे कॉन्सेंट्रेट करूँगी, तो वो होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसका फॉर्मूला होता है MPC DC अपॉन में DY। MPC क्या है यहाँ पे, मार्जिनल प्रोडक्शन कंज्यूमर, DC कंज्यूमर फंक्शन एंड DY चेंज इन डिस्पोजल दैट प्रोडक्शन कंज्यूमर। फिर आता है प्रभावी मांग सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किन्स ने किया, जिन्होंने बताया कि समग्र मांग का वह स्तर जो पूर्ण संतुलन उपलब्ध कराता है क्या कहलाता है, प्रभावी मांग कहलाता है। मतलब समग्र मांग का वह स्तर जो हमें क्या कराता है, पूर्ण संतुलन की प्राप्ति कराता है, वो क्या कहलाता है, प्रभावी मांग का सिद्धांत कहलाता है। फिर आता है मितव्यता का विरोधाभास। इससे अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ाते हैं तो अर्थव्यवस्था में बचत व कुल मुद्दे में वृद्धि नहीं होगी। सपोज करो अगर एक व्यक्ति बचत कर रहा है तो अर्थव्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और पूरे अर्थव्यवस्था के सभी लोग अगर बचत करने लग जाएंगे तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में बचत में कुल मुद्दे में वृद्धि नहीं होगी। अर्थव्यवस्था को इनकम ही नहीं होगी अगर तुम लोग सब लोग अपनी अपनी वो बचत में वृद्धि करने लगे हो। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें क्या होगा, MPC बढ़ने से क्या होगा, MRC में की प्रवृत्ति कम हो जाती है। अब बात करते हैं पैरामेट्रिक शिफ्ट की। जब दो सरल रेखा एक दूसरे की अपेक्षा अधिक खड़ी ढाल वाली होती है और आरेख पैरामीटर E और M के मूल्य को घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति होता है। जैसे E और M है यहाँ पे, एक सेकेंड, E और M, मैंने इसका X और X1 नाम दे दिया था। जो जैसे इसमें बताया गया कि दो सरल रेखा सीधी रेखा हमने खींची है, जो ग्राफ बनाया, एक ही बिंदु से दो रेखा को खींच दिया, तो ये क्या हो रही है, बढ़ भी रही है। ये कहीं भी हो सकती है लेकिन ये होंगी हमेशा क्या होगी, ये हमेशा सरल रेखा होंगी। ये ऐसे भी हो सकती है, 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 कैसे भी हो सकती है, लेकिन ये होनी सरल चाहिए। तो इनके बीच में जो भी होने वाला वृद्धि या कमी क्या कहलाता है, पैरामीट्रिक शिफ्ट कहलाता है। फिर आता है स्वयं गुणक। इससे आश्चर्य निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण व्यय में होने वाले परिवर्तन से है। निवेश में अगर परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, और उससे क्या होगा, व्यय में कितना परिवर्तन होगा, वो क्या कहलाएगा, व्यय गुणक कहलाता है। ठीक है, तो आज हमने छोटी छोटी अवधारणाएं पढ़ी थी, आय, रोजगार, समस्त पूर्ति, इसके बाद हमने प्रत्याशित उपभोग, निवेश, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, प्रभावी मांग सिद्धांत और मितव्यता का विरोधाभास, पैरामीट्रिक शिफ्ट के बारे में हमने पढ़ा था। कल हम इनके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक है हमारा आय के, इनका निर्धारण कैसे किया जाता है, ग्राफ कैसे किया जाता है। तो गाइस प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको वीडियो, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि वीडियो आपको पहले ही मिल जाए।